बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 10 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी के दिल में गुस्सा था और एक अजीब तरह की अपनायत भी थी। वो हस्बे मामूल निगाहें झुकाए बोला, बीबी मेरी दुआ कबूल हो गई, मैं आपसे मिलना चाहता था। क्यों मिलना चाहते थे? शानी ने माथे पर तेवरी डालकर पूछा। उसकी तेवरी से बेखबर रहा और हस्बे साबिक पूरा अकीदत लहजे में बोला, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी बीबी। कहो। शानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वादी ने दाएं बाएं देखा और एक कदम चलकर जरा सा और नजदीक आ गया। उसके हाथ नाव पर बंधे हुए थे और निगाहें हमेशा की तरह जमीन पर थी। वो बोला, बीबी मेरी ये औकात तो नहीं कि इस बारे में बात करूं, लेकिन चुप रहना भी मुश्किल है। मैं आपसे छोटे मालिक आदिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? शानी ने कहा और थोड़ा सा चौंक गई। वादी ने एक बार फिर इतराफ का जायजा लिया। 2-3 मुलाजमीन मौजूद थे, लेकिन काफी फासले पर थे। वादी ने कहा, बीबी मैं कल लाहौर में दाता दरबार गया था। वापसी पर इशाई मस्जिद के करीब से गुजर रहा था कि रास्ते में मैंने काले शीशों वाली कार देखी। मुझे शक हुआ कि कार की पिछली सीट पर छोटे मालिक बैठे हैं। कार टिब्बी की तरफ गई और एक गली में दाखिल हो गई। मैं पैदल ही कार के पीछे गया। मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैंने मालिक को नशे की हालत में कार से उतरते देखा। उनकी जेब बड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वो लड़खड़ाते कदमों से एक तवाइफ के कोठे की सीढ़ियां चढ़ गए। मैं इस हवेली का नमक ख्वार हूं बीबी, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने छोटे मालिक के बारे में जानने का फैसला किया। इस फैसले की एक वजह और भी थी, और वो ये कि छोटे मालिक के साथ जो बंदे काले शीशों वाली कार से उतरे थे, उनमें मेरा एक पुराना जानने वाला अफसर साई भी था। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। तकरीबन 3 घंटे बाद छोटे मालिक और उनके साथी तवाइफ के कोठे से उतरे और वापस चले गए। रात 2 बजे के लगभग मैं अफजल साई के घर मोनी रोड पहुंचा। वो अभी घर आया था। मैंने बड़ी देर तक उससे मगज मारी की और उससे काफी कुछ पूछ लिया। वादी बड़ी रवानी से बोल रहा था। शानी उसकी निगाहों में नहीं झांक सकती थी, क्योंकि निगाहें झुकी हुई थी। बहरहाल उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो बात जारी रखते हुए बोला, बीबी छोटे मालिक बहुत ज्यादा मायूस हैं। वो अंदर से टूट फूट रहे हैं। पुलिस उनके पीछे है। उन्हें पता है कि वो किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उसके बावजूद वो घूम फिर रहे हैं। शायद अब उन्होंने सोच लिया है कि जो कुछ भी होना है वो हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? शानी ने सपाट लहजे में पूछा। बीबी डरता हूं कि आपको मेरी बात बुरी ना लगे, लेकिन सच यही है कि छोटे मालिक को आपसे शिकायत पैदा हो गई है। कैसी शिकायत? छोटे मालिक को शिकवा है कि बड़े मालिक रईस और आपने मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया है। उनको रकम की सख्त जरूरत थी, लेकिन उन्हें रकम नहीं भिजवाई गई। उनका ख्याल है कि अगर उन्हें बर वक्त रकम मिल जाती तो वो पुलिस से अपनी जान छुड़ा लेते, और हो सकता था कि कत्ल के परिचय से भी उनका नाम निकल जाता। वो पिछले दिनों बहुत सख्त परेशान रहे हैं। मुसीबत में अगर अच्छे दोस्तों का साथ ना हो तो मुसीबत और बढ़ जाती है। शायद छोटे मालिक के साथ भी ऐसा हो रहा है। उनके पास जो थोड़ी बहुत रकम है वो शराब और कोठे पर खर्च हो रही है। शानी सन्नाटे की कैफियत में ये सारी बातें सुन रही थी। सीने के अंदर उसका दिल रो रहा था और अपने माँ जाए की सलामती की दुआ मांग रहा था। वो कुछ देर खामोश रही और इस सारी सूरत हाल के बारे में जानने की कोशिश करती रही। फिर उसने वादी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई आदिल को डाके की वारदात का पता नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, तो मेरा एक काम करो, किसी तरह भाई आदिल तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। उन्हें बताओ कि उनके यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ है, किस तरह कई लाख के जेवरात डाके की वारदात में गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो सब कुछ समझ जाएंगे। वादी ने अदब से कहा, बीबी आप जो हुक्म करेंगी मैं उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कभी कभी वादी की बातों से लगता था कि वो कुछ पढ़ा लिखा भी है। बहरहाल उसके तौर एतवार से उसके बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। कभी वो एक आम सा शख्स नजर आता था, लेकिन कभी लगता था कि वो आम नहीं है, वो गैर मामूली है। उसके आम रूप के अंदर एक दबंग शख्सियत छुपी हुई है। शानी अभी तक उसके मादी के बारे में कुछ नहीं पूछा था। ना ही कभी शानी ने नारपुर की उस रात का जिक्र किया जब वो शदीद जख्मी हालत में नारपुर की हवेली में दाखिल हुआ था और एक कमरे में छुप गया था। लेकिन आज शानी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। शानी ने उससे कहा, बैठ जाओ। वो बड़ी सादगी से वहीं घास पर बैठ गया। नहीं, वो मूड़ा पकड़ो। शानी ने कुछ फासले पर रखे मूड़ों की तरफ इशारा किया। वो चंद लम्हे तक तजब्जुब में रहा, फिर मूड़ा पकड़ लाया और शानी की कुर्सी से कुछ फासले पर रखकर मुअद्दब बैठ गया। तुम्हें बाबे फखरी ने मुलाजम रखा था? शानी ने पूछा। जी बीबी जी, वो बोला। बाबे फखरी ने बताया कि तुम सियाल हो और नारोवाल के करीब एक पिंड के रहने वाले हो। वहां खेती बाड़ी करते थे, लेकिन दुश्मनी चल निकली और तुम इलाका छोड़कर मजदूरी के लिए यहाँ आ गए। जी बीबी जी, वो बोला। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, कुछ गलत बयानी कर रहे हो। आप बताएं, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं बीबी? उसने निगाहें मुसलसल झुका कर कहा। उसका बीबी कहने का अंदाज भी अपनी मिसाल आप था। शानी ने कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
जब जख्मी हालत में हमारे घर आकर छुपे थे। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकूंगा बीबी। आपने मेरी जान बचाई, उस एहसान के बदले आप मेरी खाल की जूतियां बनाकर पाँव में पहने तो भी मेरी तरफ से हक अदा नहीं होगा। खैर उस बात को छोड़ो, शानी ने खुश्क लहजे में कहा। मैंने जो कुछ किया इंसानी फर्ज समझ कर किया। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करती। तुम ये बताओ कि उस रात तुम आए कहां से थे? वो चलने में खामोश रहा, तब गहरी सांस लेकर बोला, आपने रुस्तम सियाल का नाम सुना हुआ है? कानून के कागजों में वो बहुत बड़ा डकैत समझा जाता है। खान नाम तो शायद सुना हुआ है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं बीबी, मगर ये बात मानता हूँ कि रुस्तम हमारी बिरादरी का है। उसमें लाख बुराइयां सही, लेकिन एक बात सब मानते हैं, रुस्तम सियाल कानून के उन मुजरिमों में से है जो गरीब के हमदर्द भी होते हैं। शायद उसकी वजह यह होती है कि वो खुद गरीबी की पैदावार होते हैं। उन्होंने हयाती के सबसे सख्त दुख झीले होते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम अपनी बात मुख्तसर करके बताओ। तुमने अपने बारे में बताते हुए रुस्तम सियाल का नाम क्यों लिया है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ बीबी। आपको याद होगा जिस रात मैं नारपुर की हवेली में घुसा, उस रात पास के बेले में दो पार्टियों के दरमियान जोरदार लड़ाई हुई थी। उसमें 2-3 बंदे मारे गए थे और कुछ जख्मी भी हुए थे। शानी ने इस बात में सारी लाकर वादी की बात की तायद की। वो बयान जारी रखते हुए बोला, वो लड़ाई जमीन के एक टुकड़े की वजह से हुई थी। ये सियालों की एक बेवा औरत और उसकी 2 बच्चियों की जमीन थी। मुखालिफ पार्टी ने पहले बेवा की बच्चियों पर नजर रखी और एक बच्ची को अगवा करके उससे जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया, फिर जमीन के पीछे पड़ गए। बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। हमारी तरफ से रुस्तम सियाल आगे आया और उसने मुखालिफ पार्टी के चौधरी से बात करके मसले का हल निकालने की कोशिश की, मगर बात करते करते नौबत मार कुटाई तक आ गई। चौधरियों ने बेले के अंदर पहले से बहुत से बंदे इकट्ठे कर रखे थे। असले की 2 गड़ियां भरी हुई थी, शिकारी कुत्ते भी थे। रुस्तम सियाल के साथ बस बिरादरी के 10-15 बंदे थे और वो भी लड़ाई के लिए नहीं आए थे। मैं भी उनमें शामिल था। हम पर एकदम हल्ला बोल दिया गया। मैं कुल्हाड़ियों और फायरिंग से जख्मी हुआ और जान बचाने के लिए भागा। बस किस्मत अच्छी थी कि हवेली की पनाह मिल गई और उससे भी अच्छा ये हुआ कि आपने मुझे देख लिया। आखिरी अल्फाज अदा करते वक्त वादी ने एक लम्हे के लिए शानी की तरफ देखा और उसकी जिगरपाश नजरों ने शानी को अंदर तक झुंझोर डाला। शानी ने अपने लहजे में कदरे सख्ती पैदा करते हुए कहा, लेकिन तुम उस हवेली में कैसे आ गए? दाने दाने पर मोहर होती है बीबी, वो अजीब लहजे में बोला। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ऐसा इत्तफाकन हुआ है? जी बीबी, उसने सारे झुकाए कहा। किसी शख्स के दिल का हाल जानने के लिए उसकी आंखों में झांकना पड़ता है, लेकिन शानी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उस शख्स की आंखों में ऐसी निगाह कूदती थी जो उसे लर्जा कर रख देती थी, लेकिन शायद अगर वो उसकी आंखों में झांक भी लेती तो भी उसके दिल का हाल ना जान सकती। वो बहुत गहरा था। शानी के दिल में आई कि उस शख्स से वो बात कह डाले जो कहने के लिए वो यहाँ आई है। इस खतरनाक शख्स को बता दे कि वो इस हवेली की मुलाजमत से फारिग है, कल से उसे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। मगर फिर वो ये बात फौरन अपनी जबान पर ना ला सकी। इस शख्स ने यहाँ आकर कम अज कम एक काम ऐसा जरूर किया था जो उसे थोड़ी बहुत रियायत का मुस्तहिक बनाता था। तूफानी शाम में कब्रिस्तान में पेश आने वाला वाकया अभी शानी के जहन में ताज़ा था। वादी की बरवक्त और ड्रामाई आमद ने शानी और सकीना को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था और अब एक नई वजह भी पैदा हो गई थी। शानी चाहती थी कि वादी उसका पैगाम लेकर उसके भाई के पास आए, मगर क्या ऐसा करना मुनासिब था? वो उलझन का शिकार हो रही थी। उसका जान से प्यारा भाई मुसीबत में था। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी और जल्द से जल्द करना चाहती थी। वो काफी देर तक सोच में गुम रही। वादी किसी अकीदतमंद की तरह उसके सामने खामोश बैठा रहा। आखिर शानी ने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें आदिल भाई के पास भेजने की बजाय मैं खुद उनसे मिलूं। जिस तरह मैं उनसे बात कर सकती हूँ शायद तुम ना कर सको। वो पुलिस से भागकर अपना केस खराब कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे कहने पर वो अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ने पर तैयार हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बीबी, मगर कहीं आपका छोटे मालिक से मिलना उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे। पुलिस उनकी बू सूंघती फिर रही है। क्या पता हवेली के इर्द गिर्द भी मुखबर हों। अगर आप छोटे मालिक से मिलने लाहौर जाएं तो आपके साथ ही पुलिस भी उनके पास पहुंच जाए। शानी चलने में सोच में गैर रहने के बाद बोली, फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? अगर आप खुद ही उनसे मिलना चाहती हैं तो फिर आपको 2-4 दिन इंतजार करना चाहिए। इसी दौरान मैं हालात की खबर रखता हूँ। पुलिस की चौकसी जरा कम नजर आई तो मैं आपको बता दूंगा। शानी को वादी की बात में वतन महसूस हुआ। 5-6 रोज मजीद इसी तरह गुजर गए। एक दिन शाम को वादी उससे मिला। उसने कहा, बीबी कल शब बारात है, इत्तफाक से सरकारी छुट्टी भी है। ऐसे दिनों में पुलिस की निगरानी और चौकसी कम हो जाती है। मेरे ख्याल में लाहौर जाने के लिए कल का दिन बड़ा मुनासिब रहेगा। ठीक है, मैं और सकीना सुबह 9 बजे तक मज़ार पर पहुंच जाएंगी। हम जिस बस में सवार होंगे तुम भी उसमें चढ़ जाना। आगे जाकर हम लाहौर जाने वाली बस या टैक्सी पकड़ लेंगे। जो आपका हुक्म, वादी ने सर झुकाकर कहा। शानी के दिल की हालत अजीब थी। भाई को मिलने के लिए उसका दिल बुरी तरह तड़प रहा था।
पता नहीं क्यों उन दिनों शानी को एहसास हो रहा था कि वो बाई से बहुत मोहब्बत करती है। ये मोहब्बत यकीनन हमेशा से उसके दिल में मौजूद थी, लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आई थी। अब भाई से जुदा होकर उसे अंदाजा हो रहा था कि वो भाई के कितने करीब है। बड़े भाई तो ज्यादातर लाहौर में रहे थे, सिर्फ छुट्टियों में हवेली आते। अब भी वो अरसे से बैरून मुल्क मुकीम थे। वैसे भी वो शानी से काफी बड़े थे। आदिल सुल्तान और शानी की उम्रों में बहुत थोड़ा फर्क था। वो बचपन से इकट्ठे थे। नौमरी की अनगिनत यादें उनके दिलों पर नक्श थी। शानी रात गए तक पुरानी तस्वीरों के एल्बम देखती रही। उन तस्वीरों में यादों के खजाने थे। ज्यादातर तस्वीरें आदिल और शानी की ही थी। कहीं तो वो 3 पहियों वाली साइकिल चला रहे थे, कहीं जांगिया पहने नहा रहे थे। यादों की एक कहकशां थी जो मादी के आसमान पर बचपन से लड़कपन तक और जवानी तक फैली हुई थी। चंद तस्वीरें देखकर शानी चौंकी। ये शब बारात की तस्वीरें थी। 10-12 बरस पहले की कोई शब बारात थी। हवाइयां छूट रही थी, फुलझड़ियां चमक रही थी, पटाखे चल रहे थे। शानी और आदिल एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। अम्मी अंसंस्कार दोरी हो रही थी। हाँ, कहाँ गए वो सुनहरी दिन, कहाँ गए वो जगमगाते माओ साल। शानी का दिल दिक्कत से भर गया। वो कल ये तस्वीरें अपने साथ ले जाना चाहती थी। कल भी तो शब बारात थी। कल भी गली कोचों में वैसे ही मनाजिर बिखरना थे जो इन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। उसे यकीन था ये तस्वीरें देखकर आदिल का दिल भी दर्द और मोहब्बत से भर जाएगा। वो अपने साथ और भी बहुत कुछ ले जा रही थी। अपनी माँ की दुआएं, अपने अब्बा जी की बीमारी का हवाल, अपनी वीरान हवेली की कहानी। वो आदिल को अपने हालात से आगाह करके अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर अपने साथ लाना चाहती थी और उसे उम्मीद थी कि वो कामयाब रहेगी। अगले रोज 10 बजे के लगभग शानी और सकीना कामों की जाने वाली बस में बैठी। वादी भी उसी बस में सवार हो गया। 2 बसें बदलकर और फिर एक टैक्सी पकड़कर वो लोग 1 बजे के करीब लाहौर की एक रिहायशी आबादी मुस्तफ़ा आबाद पहुंचे। वादी की मालूमात के मुताबिक आदिल अपने एक दोस्त अफजल साई के साथ उसी आबादी के एक मकान में रिहाइश पजीर था। प्रोग्राम के मुताबिक वादी ने गली में दाखिल होने से पहले ही टैक्सी रुकवा दी और शानी को मकान का नंबर वगैरह बता दिया। शानी का दिल जैसे उसकी कनपटियों में धड़कने लगा। वो नहीं जानती थी कि आइंदा 10-15 मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। रंगवाली से आते हुए शानी, सकीना और वादी ने पूरा ख्याल रखा था कि उनका ताक़ुब ना किया जाए। वो पूरी तसल्ली करके ही यहाँ तक पहुंचे थे। फिर भी शानी को डर था कि आदिल हस्बे आदत भड़क उठेगा। खदशा था कि वो शानी को इस बात पर डांटने लगे वो इसके पीछे यहाँ क्यों चली आई है। हो सकता है कि उनमें लड़ाई हो जाती, लेकिन ये बात भी यकीनी थी कि वो बहुत जल्द मान भी जाएगा। हमेशा से ऐसा ही होता आया था। वो एक दूसरे के बगैर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। शानी अपनी ओढ़नी संभालती हुई गली में दाखिल हुई। सकीना उसके पीछे थी। पतरूबा मकान का नीला गेट कुछ फासले पर नजर आ रहा था, मगर मकान के सामने का मंदिर देखकर शानी और सकीना बेहद चौंक गई। यहाँ दरवाजे पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। इर्द गिर्द गमजदा चेहरों का हुजूम नजर आ रहा था। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला। स्ट्रेचर पर एक लाश रखी, लाश पर चादर थी। फकत नंगे पांव नजर आ रहे थे। शानी ने पांव देखे और दुनिया उसे अपनी निगाहों के सामने घूमती हुई महसूस हुई। चलना के लिए जैसे पूरा जिस्म बर्फ की सिल बन गया था। फिर वो लड़खड़ाती हुई एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी। निगाहें पांव पर जमी हुई थी। ये पांव उसके पहचाने हुए थे। इनकी हर पूर खर नशीबो फराज उसका देखा हुआ था। काश इसकी आंखें धोखा खा रही हो, काश वो कोई भयानक सपना देख रही हो, काश वो फाकरुल अकल हो, उसका दिमाग दुरुस्त काम ना कर रहा हो। काश। वो तड़पती हुई पांव तक गई, उन्हें अपने सर्द हाथों से छुआ। फिर उसके सीने की गहराई से एक दर्द भरी चीख निकली। आंखों के सामने खून रंग धुंध फैल गई। वो लपक कर लाश के सराने गई और चेहरे से कपड़ा खींच लिया। उसका मुर्दा भाई उसके सामने था, जो बचपन से अब तक उसके साथ रहा था। कुछ देर के लिए भी उससे जुदा नहीं हुआ था। जो मुस्कुराता था तो जिंदगी मुस्कुराती थी। जो अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ शानी की जिंदगी का अटूट हिस्सा था, वो इससे जुदा हो गया था, हमेशा के लिए। वो दाढ़े मारती हुई उससे लिपट गई। उसका चेहरा अपने सीने के अंदर समोने की कोशिश करने लगी। उठ जाओ भाई, आंखें खोल दो, मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो, उठ जाओ भाई। उसे झुंझोड़ने लगी। दीवानगी के आलम में उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मुर्दा भाई के जख्मों से खून रिसने लगा। उसने जैसे खामोशी की जबान में अपनी बहन को बता दिया कि अब नहीं उठ सकता, अब रोजे मैशर से पहले नहीं उठ सकता। शानी की आओ बका बुलंद होती जा रही थी। यह ऐसी आओ बका थी जो इर्द गिर्द मौजूद इंसानों को ही नहीं, बेजान अशिया को भी दहला रही थी। क्या हुआ मेरे भाई को, मुझे बताओ क्या हुआ। शानी पुकार रही थी। इर्द गिर्द मौजूद चेहरे झुके हुए थे। आदिल के दोस्त अफजल साई और कैसर वगैरह से पता चला कि वो इनके मना करने के बावजूद गाड़ी लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गया था। दरअसल वो ज़हनी तौर पर सख्त परेशान था। एक तो उसे हर वक्त पुलिस का खौफ था, लेकिन उससे बड़ी परेशानी उलझन एक और थी। फाखर से मुकाबले में हारने के बाद वो सख्त दिल बर्दाश्ता था। जब से उसने ये सुना था कि नारपुर और उसके गिरदो नवा में उसकी हार पर जश्न मनाया गया और रंगवाली में सोगवारी की कैफियत है, वो बहुत चुप रहता था।
शराब पीकर किसी वक्त बुलंद आवाज में फाखर को ललकारता था और कहता था, मैं भी हारा नहीं, मैं भी लड़ रहा हूँ, आप मेरे सामने आ, कहाँ भाग गया तू। फिर खुद ही रोने लगता था और वाई तबाही बोलता था। हादसे के रोज भी वो इसी ज़हनी इंतशार की हालत में घर से निकला। उसकी गाड़ी में शराब की बोतल भी थी। वो भी शाहदरे से थोड़ा ही आगे गया था कि बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश में फिसलन ज्यादा होती है। यह भी हल्की बारिश थी। रास्ते में वो एक पुलिस नाके पर रुके बगैर आगे बढ़ गया। पुलिस की गाड़ी पीछे लगी तो वो तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने लगा। एक मोड़ पर गाड़ी फिसलकर किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई और उलटकर नशेब में चली गई। आदिल के सर और सीने पर शदीद चोटें आईं। उसे वापस लाहौर ले जाया जा रहा था, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इसने दम तोड़ दिया। भाई की अलमनाक मौत ने शानी की बुनियादों तक हिला दिया। चौधरी इरशाद की हालत पहले ही बड़ी खराब थी। इस वाक़े के बाद उन्हें हकीकी मानों में जान के लाले पड़ गए, लेकिन शायद ये उनकी इस्तकामत और सख्त जानी थी जिसने उनकी सांसों की डोर बरकरार रखी हुई थी। आदिल की इस अचानक मौत पर रंगवाली और गिरदोनवा के देहात में कई रोज तक सोग मनाया गया। यह इलाका अपने मुस्तकबिल के चौधरी से महरूम हो गया था। छोटे चौधरी आदिल के सर पर 15 पिंडों की पग थी। यह सर अपनी तमाम पगों समेत कब्र की मट्टी में दफन हो गया था। रंगवाली के जवान चौधरी की कहानी कितनी जल्दी शुरू होकर कितनी जल्दी खत्म हो गई थी। अभी सिर्फ चंद हफ्ते पहले वो बड़े तमतराक से चौधरी फाके के खिलाफ मैदान में उतरा था। उसे सैकड़ों मदहोश मदाओं ने अपने कंधों पर सवार करके अखाड़े तक पहुंचाया था। बाद में सब कुछ कितनी जल्दी हो गया था। लड़ाई, शिकस्त, मायूसी, मौत, सारे मरहले कितनी जल्दी तय करती है। रंगवाली की पुरशिकवा हवेली अपनी बुनियादों तक हिल चुकी थी। चौधरी इरशाद अपनी सारी शानो शौकत खोकर बिस्तर से लगे हुए थे। चौधरी मुश्ताक हंगामे में मोलक चाकू का शिकार होकर राई अदम हो गए थे। अब छोटा चौधरी भी अचानक जिंदगी की बाजी हार गया था। इन 3 सरकर्दा अफराद के बाद खेत उजड़ रहे थे, बाग वीरान हो रहे थे और कर्ज खुआओं का घेरा हवेली के गिर्द तंग से तंग तर होता जा रहा था। आदिल की आखिरी रसूमात में फाखिर के अलावा बैरजी और बाबू ने भी शिरकत की। बाबू बड़ी देर तक शानी के गले लग कर रोती रही। उसके आंसू जैसे थमने में नहीं आ रहे थे। वो सिसक बोली, शानी, अब नारपुर वाले तेरे लिए कितने मनहूस साबित हुए हैं। पहले तेरे चाचा गए, अब प्यारा भाई भी साथ छोड़ गया। बाप अलहदा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। ईमान से शानी, मेरे बस में होता तो मैं तेरे सारे दुख ले लेती। अगर मेरी जिंदगी की कोई खुशी है तो मैं रब से दुआ करती हूँ कि ऐ मालिक, मेरी ये खुशी शानी को और इसके घर वालों को दे दे। बाबू देर तक शानी के पास बैठी रही, उससे बातें करती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही और फिर बातों के दौरान में उसने बड़े दर्द और बड़े इखलास से कहा, शानी, तेरे बाद बड़ी उदास रहती हूँ। बच्चे भी हर वक्त तेरा नाम लेते हैं और हवेली के मुलाजिम तो उठते बैठते तेरे नाम की माला जपते हैं, लेकिन सच पूछो तो मेरा दिल चाहता है कि तू कभी उस हवेली में ना आए। वो हवेली नहीं, कैद खाना है। उस कैद खाने का दारोगा फाखिर है। बैरजी को तू बड़ा दारोगा कह सकती है। ये दोनों जालिम दारोगा मिलकर कैदियों को हर वक्त सूली पर लटकाए रखते हैं। तू हवेली की वोटी बनकर वहां गई थी, पर तू हवेली की वोटी नहीं थी, तू तो कैद खाने की वोटी थी। मैं तेरे आने वाले दिनों का सोचती हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है। पता नहीं इस फाखे ने क्या करना है तेरे साथ। वो इतनी आसानी के साथ अपना रास्ता तुझसे अलहदा नहीं करेगा। बाबू, क्या कहना चाहती है तू? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरा दिल तेरे लिए डरता रहता है। तू बड़ी अच्छी है शानी, बिल्कुल फूल की कलियों की तरह है। इस जमाने की हवा बड़ी गर्म और जहरीली है। ये तो पत्थरों को भी जलाकर कोयला कर देती है। बैरजी का क्या हाल है? शानी ने पूछा। वही तो सारे फसाद की जड़ है, बाबू ने बेहद तलखी से कहा। बुजुर्ग है, उसके बारे में इस तरह बात करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन उसके करतूतों पर नजर जाती है तो फिर दिल में कोई लिहाज बाकी नहीं रहता। नीच जात का बंदा बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर भी उसका छोटापन नजर आता रहता है। बैरजी के अंदर दुश्मनी की आग जल रही है। यह आग तुझ तक पहुंचना चाहती है, तेरी हया को बर्बाद करना चाहती है। बाबू की सियां आंखों में आंसू चमकने लगे। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मुझे डर है कि यह आग तुझ तक पहुंच जाएगी, इसलिए कि तुझे बचाने वाले खत कमजोर पड़ रहे हैं। आज आके तेरे अब्बा जी रह गए हैं, वो बीमार पड़े हैं, आमदन खत्म हो गई है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में 8-10 लाख का कर्जा तो फाखिर का ही होगा। वो किसी भी वक्त अपनी रकम मांग सकता है। बाबूर शानी देर तक अपने दुखड़े सुनाती रही और फिर ढेर सारी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ बाबू नारपुर वापस चली गई। ये 3 दिन बाद का वाकया है। शानी सुबह सवेरे अपने गुलाब के फूलों के पास कुर्सी डाले बैठी थी। फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे थे। शानी के फूल भी शानी की तरह आबदीदा थे। कुछ देर बाद वादी सर झुकाए फूलों के पास पहुंचा और शानी से करीबन 10 फुट की दूरी पर बैठकर पौधों को गोडी देने लगा। उसके हाथ खुरपे पर हरकत कर रहे थे, मगर लगता था ज़ेन पूरे का पूरा शानी की तरफ मुतवज्जो है। वादी के लंबे चमकीले बाल रुखसारों पर झूल रहे थे और आंखें सुर्ख और मतूरम नजर आती थी। अचानक वादी ने धीमी और नहायत गंभीर आवाज में एक फिक्रा कहा,
इस अजीब फिक्रे ने शानी को सरतापा हिला दिया। वादी ने कहा था, बीबी मैं मेहर जी को कत्ल करना चाहता हूँ। शानी ने लरदा आवाज में कहा, ये क्या कह रहे हो वादी, तुम होश में तो हो? हाँ बीबी मैं होश में हूँ और सोच समझ कर कह रहा हूँ। वादी की आवाज बदसूर धीमी और गंभीर थी। मैं मेहर जी को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। काश ये शख्स आपके शोर का बाप ना होता। मैं आपको बताता कि इस बंदे के लिए मेरे दिल में कितनी नफरत है। ये बहुत कमीना आदमी है बीबी। वादी शानी ने फुनकार कर कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं माफी चाहता हूँ बीबी, मुझे पता है मैं अपने मुंह से बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन बीबी दुख की बात यह है कि यह सच है। मुझे मेहर के बारे में कुछ ऐसी बातों का पता है जो शायद उसके घर वालों को भी ना हो। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकती हैं कि मेहर सांप का लहू और सांप के पत्ते का पानी पी जाता है? शानी कुछ बोल ना सकी। उसके होंठ बस लर्ज कर रह गए। उसे कुछ अर्सा पहले की वो बातें याद आ गई जो उसे बाबू ने बताई थी। बाबू ने भी शानी पर कुछ इस तरह के इंकशाफ किया था। वादी ने बात जारी रखते हुए कहा, मुझे ऐसी बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सच ही है कि मेहर की उम्र 100 साल के लगभग है। उसके बावजूद वो औरतों को बैरी नजर से देखता है। दारपुर की हवेली की अक्सर जवान नौकरानियां अकेले में मेहर के पास जाते हुए घबराती हैं। वो बड़ा अजीब और गंदा बंदा है बीबी। शानी का चेहरा गुस्से की ज्यादती से लाल बबूका हो गया। वो अपने लहजे को काबू में रखते हुए बोली, वादी तुम वाकई अपने मुंह से बड़ी बात कर रहे हो। तुमने मेरे सामने मेरे घर के एक फर्द को कत्ल करने की बात की है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। वादी का सर मुसलसल झुका हुआ था। उसके हाथ बजाय खुरपे पर हरकत कर रहे थे, लेकिन जहन पूरी तरह शानी की तरफ था। वो दबी आवाज में बोला, बीबी जो कुछ कह रहा हूँ आपकी हमदर्दी में कह रहा हूँ। आपका नमक ख्वार हूँ, चुप नहीं रह सकता। बस आज मेरी बात सुन ले, फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। उसके लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि शानी कोशिश के बावजूद कुछ ना बोल सकी। वो समझ गया कि उसे मजीद बात करने का इज़्न मिल गया है। उसने दाएं बाएं देखा। दूर बरामदे में 2 नौकरानियां मूलियों वाले पराठे बना रही थी। मेन गेट के पास 3-4 मजारे एक अड़ियल बैल को खींच तान कर बाहर ले जा रहे थे। खादम हुसैन दूध से भरे हुए बर्तन अपनी निगरानी में अंदर ला रहा था। हर कोई अपने काम में मगन नजर आता था। वादी ने कहा, मैं वाकई अपने मुंह से बड़ी बातें कर रहा हूँ बीबी, लेकिन क्या करूँ? जो मेरे दिल में आपसे कह देना चाहता हूँ। हो सकता है आप नाराज हो, लेकिन सच वही है जो आपसे कह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? बीबी एक ऐसा शख्स है जो आपके घर का बंदा है, आपके बहुत करीब भी है, लेकिन वो असल में आपके साथ नहीं है। वो आपको धोखा दे रहा है। उसी वजह से आपको नुकसान पहुंच रहा है। किसकी बात कर रहे हो? इस सारी गुफ्तगू में वादी ने दूसरी मर्तबा सर उठाया। एक लहजा के लिए शानी की आंखों में देखा, फिर सर को दोबारा झुकाकर बोला, बीबी आपके चचा रईस। शानी की रगों में खून की जगह आग दौड़ गई। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा कि आंखों के सामने सुर्ख धुंध फैल गई है। अपने सामने बैठे हुए शख्स के लिए गुस्से की एक बुलंद लहर शानी के सीने में उठी। बेसाख्ता उसका हाथ घुमा और चटाक की जोरदार आवाज से वादी के रुखसार पर पड़ा। शानी की चूड़ियां टूटकर उसकी नादक कलाई में खुप गईं। तमांचे के जोर से वादी के लंबे स्याह बाल उछल कर रह गए। वो बैठा बैठा ही जरा सा डगमगा गया। उसकी हैरत ज़दा निगाह एक सानिया के लिए शानी की निगाह से टकराई और फिर झुक गई। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। शानी इधर उधर देखकर फुनकारती हुई बोली,